हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट की 9 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज का सेशन फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम सभी जिन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर डिस्कशन करने वाले हैं वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हैं। यदि बात करें उनमें पहले आर्टिकल की, तो पहला आर्टिकल हमारा बेसिकली इंडिया चाइना डिस्प्यूट, जो इंडिया और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है बार बार हमें देखने को मिलता है, उस पर बेसिकली आज का हमारा पहला आर्टिकल निर्धारित है। सेकंड आर्टिकल के अंतर्गत हम सभी बात करेंगे डिजिटल डिवाइड, यानी कि जो इस ऑनलाइन शिक्षा के जो क्षेत्र में जो भी ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है एवरी कैंडिडेट्स को, उनमें किस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव जिस प्रकार हो रहा है उस पर हम सभी बात करेंगे। भेदभाव मतलब कि जो अवेलेबिलिटी है, लाइबिलिटी जो है किसी भी चीज़ की, चाहे वो इंटरनेट एक्सेस की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बातें हों, इन सभी पे बेसिकली हम सभी चर्चा करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट पे हम सभी बात करेंगे NAM यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फाइनली हम सभी बात करेंगे एक सेफ सेशन, जो कि हमारे एडिटोरियल पेज का ही फर्स्ट आर्टिकल है। इसके बाद फाइनली हम सभी द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आज के इस सेशन को कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को समझना। तो यदि बात करें पहले आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है PLA फायर्ड शॉट इन एयर इंडिया। इंडिया ने कहा है कि जो PLA पीपुल लिबरल जो आर्मी है चाइना की, उसने एयर में शॉट एयर किया, यानी हवा में फायरिंग की हुई है। यानी कि पहली बार लगभग अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 45 साल के बाद सीमा पर फायरिंग हुई है। तो ये बेसिकली ये आर्टिकल में हम सभी, अगर इस आर्टिकल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से ये हमारी चर्चा में बना भी हुआ है। और इसमें पहले स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि आवर्स आफ्टर द चाइनीज़ आर्मी क्लेम्ड दैट इंडियन ट्रूप्स ओपन द फायर अलोंग द डिस्प्यूट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उधर से ये कहने को मिल रहा है कि भारतीयों ने फायर किया है, और इधर से ये कहा गया कि पिछले मंगलवार को उधर से फायरिंग किया गया। लेकिन इसके कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हम सभी सबसे पहले इसकी सीमा को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस मैप को देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये है गलवान वैली, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पेंगोंग त्सो लेक है, और ये डिमचोक है, और ये नाथुला दर्रा है। कहाँ पे? नाथुला दर्रा। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका, ये इंडिया है। और यहाँ पे आप जो लाइन देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC। बात करें इसकी थोड़ा और डिजिटल मैप और डीप मैप की, उसको वे कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए बेसिकली यदि हम मैप की बात करें तो मैप किसी भी चीज़ में हमारी समझ को, किसी भी चीज़ के प्रति हमारी समझ को बेहतरीन तरीके से डेवलप करता है। इसलिए आपको एक मैप भी क्लियर होना चाहिए। यदि हम बात करें मैप की इंडिया और चाइना की, तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, ये बाल्टिस्तान, सियाचिन ग्लेशियर, ये आपका साक्तिंग जो वैली है, यहाँ पे अक्साई चीन है, यहाँ पे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर आप सभी देख पा रहे होंगे। और ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, यही आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये LAC है। इसके बाद यदि हम बात करें इस इंडिया और चाइना के बीच जितने भी विवाद हुए या कुछ प्रमुख जो समझौते हुए उनकी, तो बेसिकली हमको इस पूरे आर्टिकल में यही समझना भी है। तो यदि बात करें कि जो पंचशील समझौता हुआ था, उसमें लगभग 63 साल पहले, लगभग 29 अप्रैल 1954 यानी 1954 को साइन हुए थे। ये जो समझौता है, चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर ये समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत थे जो अगले नहीं ये समझौता हुआ था, भारत की विदेश नीति की रीढ़ जो कि ये समझौता मुख्य रूप से रहा। बात करें इस समझौते के बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगे। तो ये बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना होगा कि हिंदी चीनी भाई भाई के जो नारा लगा, ये किस समझौते के बाद हुआ, तो ये आपका हुआ पंचशील समझौते के बाद। इसके बाद भारत ने गुट निरपेक्ष रवैया भी अपनाया, और हालांकि फिर भी 1962 का जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध देखने को मिला, इस संधि की जो मूल भावना थी उसको काफ़ी घायल किया, उसको समाप्त किया। बात करें पंचशील के जो प्रमुख 5 बिंदु थे, तो वे कुछ इस प्रकार हैं कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान करेंगे, परस्पर अनाक्रमण करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और समान और परस्पर लाभकारी संबंध शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें यदि बात करें तो भारत चीन के बीच जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुई थी, जो करीब 1 महीने तक चली थी। यह युद्ध भारत ने बिना किसी तैयारी के लड़ा था, और भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल भी नहीं किया था, जिसके कारण भारत यह युद्ध 1962 वाला हार गया, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी की भी कड़ी आलोचना देखने को मिली थी। और बात करें भारत और चीन के बीच जो 1993 में
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पीवी नरसिम्हा राव थे उनके साथ और चीन के साथ चीन के दौरे के समय ही उनके बीच सीमा शांति समझौता भी एक हुआ था। इस समझौते में यह तय किया गया था कि दोनों देश की सेनाएं सीमा पर भी गश्त जो लगाएंगी वो गश्त लगाने के दौरान हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगी, और रैंक के अनुसार जिन अधिकारियों के पास बंदूक होगी भी तो उनका जो मुँह होगा वो बेसिकली नीचे होगा। तो ये बेसिकली कॉमन फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ गलवान घाटी में जो चीन के सैनिकों ने इस बार, अगर आप पिछले तो 1-2 महीने 3 महीने पहले की बात करें तो 1993 में जो ये समझौता हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के समय, उस समझौते का चाइना के द्वारा उल्लंघन देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने भारतीय सैनिकों जो कि निहत्थे थे उन पर धारदार हथियारों से उन्होंने हमला किया, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान सैनिक शहीद हो गया। और इसके बाद भारतीयों ने भी जो ऐसी कार्रवाई मतलब आवश्यक थी उन्होंने वैसी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये बेसिकली कुछ प्रमुख एस्पेक्ट थे इंडिया और चाइना डिस्प्यूट से। तो बेसिकली यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं इंडिया चाइना डिस्प्यूट को, तो आपको इंडिया और चाइना के जो बेसिक इतिहास है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको तैयार रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि इंडिया चाइना के भी जितने भी संबंध रहे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, उनका एक सेपरेट वीडियो आप सभी को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उससे संबंधित सभी एस्पेक्ट को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा जो अगला नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट पे निर्धारित है, और इसमें बेसिकली लिखा गया है कि व्हाट इज इन एनएएम एंड इंडियाज अलाइनमेंट। तो इंडिया की जो गुटता है और जो गुट निरपेक्षता है उनको डिफाइन करना है। तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में उन्हीं सब बातों का चर्चा है। तो सबसे पहले हम इस आर्टिकल के अंतर्गत हमारा जो फोकस पॉइंट होगा वो होगा एनएएम को समझना, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट को समझना। तो समझते हैं उसके सभी एस्पेक्ट को। यदि बात करें एनएएम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की, तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे, यानी कि गुटता का कोई भी प्रयोग उसके अंतर्गत नहीं होगा, यानी कि कोई भी दो से अधिक राष्ट्र गुटता बनाकर किसी भी राष्ट्र के प्रति कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। यह आंदोलन जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोरोज टिटो और इंडोनेशिया के सुकर्डो एवं घाना इन्होंने आरंभ इसको किया था। बेसिकली इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में, और 2012 तक इसमें लगभग 120 सदस्य हो चुके थे। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की बात की तो उसके बाद विश्व जो है मुख्यतः 2 गुटों में, साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य में बंट गया, और इस समय दोनों गुट एक दूसरे पर मुकाबला करने के लिए सामाजिक प्रणालियां और सैनिक गुट तैयार कर रहे थे, और इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी बढ़ावा मिला। और उपनिवेशवाद से स्वतंत्र इन देशों ने स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि नवीन जो देश अब बनेंगे उनके हितों की रक्षा करनी है। साथ ही साथ अगर इसके उद्देश्य की बात करें वो आपको याद रखना होगा कि शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधों से पर्याप्त दूरी रखना, और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, कोलोनाइजेशन का विरोध करना, रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता को बनाए रखना, और मानवाधिकारों की रक्षा करना। तो ये बेसिकली उद्देश्य थे इसके नॉन अलाइंड मूवमेंट के। तो बेसिकली जितने भी एस्पेक्ट थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, ये आपको तैयार होना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है कि डिजिटल डिवाइड शैडो एजुकेशन। तो जो एजुकेशन के अंतर्गत जो ऑनलाइन शिक्षा का जो पोर्टल आया हुआ है, यानी डिजिटल जो लर्निंग आई है, डिजिटल जो एजुकेशन सिस्टम आया हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, तो वो कहीं ना कहीं उसका द्वारा न चाहते हुए भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि इंटरनेट के एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो भी सिस्टम है उसकी कहीं न कहीं इसके कारण जो शिक्षा का जो रेशियो है हर क्षेत्र में, वो कहीं न कहीं समान रेशियो में नहीं जा पा रहा है। जैसे कि अगर यदि आप इसको रीड करें, इसमें लिखा है कि वेयर इंटरनेट पेनिट्रेशन इज हायर देन 70% इज लाइकली मीन्स द ऑनलाइन स्कूलिंग, जूम क्लासेज एंड डिजिटल टेक्स्ट बुक। तो यदि कुछ प्रमुख आंकड़ों की बात करें, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश की फॉर द चाइल्ड इन अर्बन हिमाचल प्रदेश, जो अर्बन क्षेत्र के जो हिमाचल प्रदेश के जो चाइल्ड है, बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है लगभग 70%, जिससे उनकी जो एजुकेशन है डिजिटल लर्निंग वो कहीं बेहतर है। अगर वहीं पे अगर बात करें कि फॉर द चाइल्ड इन रूरल ओडिशा, अगर उड़ीसा के रूरल क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डाटा है वो लगभग 6% वहाँ से कम है।
तो जो कुछ प्रमुख डाटा अब इसमें दिए गए हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि अगर हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई, इसमें ये कहा गया कि जो लेटेस्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे के अंतर्गत ये दिखाया गया कि जो हाउ इज टाक द डिजिटल डिवाइड अक्रॉस स्टेट्स, सिटीज एंड विलेज, कि किस प्रकार जो डिजिटल जो लर्निंग है, डिजिटल जो एजुकेशन है, वो किस प्रकार राज्यों में, शहरों में और गाँव में किस प्रकार उसका अलग अलग मात्रा में पहुँच रही है, उसका किस प्रकार अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही। The survey on household social consumption related to education was part of NSO 75th round conducted from, ये तो इसके बारे में बेसिकली नॉलेज की बात कर रहा है, लेकिन अगर बात करें इसके डाटा की तो मोस्ट ऑफ दीज इंटरनेट इनेबल होम आर लोकेटेड इन सिटीज़ वेयर 42% हैव इंटरनेट एक्सेस, तो लगभग 42% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट क्या है, अवेलेबल है। इन रूरल इंडिया, कहाँ, रूरल क्षेत्रों में, भारत के रूरल क्षेत्रों में लगभग 42% लोगों के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। हाउएवर ओनली 15% आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, और साथ ही साथ जो नहीं, ये जो बातें कर रहा था सिटीज़ की बात कर रहा था, तो जो सिटीज़ में जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है लगभग 42% है, और जो रूरल एरिया है यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लगभग जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो लगभग केवल 15% है, यानी सिटीज़ में 42% और रूरल एरिया में 15%। तो ये बेसिकली कुछ प्रमुख डाटा है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें यदि आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो लिखा है सेफ सेशन। सेफ सेशन का मतलब होता है एक सुरक्षित सत्र, यानी बेसिकली ये बातें की जा रही जो पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होने वाला है अगले 14 सितंबर से चलेने वाला है, उस पर बेसिकली पूरी बातें की जा रही है कि किन किन बातों का प्रावधान इस सेशन के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट नॉट ओनली नीड मोर स्पेस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक बट आल्सो मोर टाइम। तो जो पार्लियामेंट का जो सेशन होने वाला है इसमें अधिक जगह के साथ साथ अधिक टाइम की भी ज़रूरत है। अगर इस पूरे स्टेटमेंट की बात करें तो द पार्लियामेंट सेशन फ्रॉम सितंबर 14, जो कि 14 को स्टार्ट हो रहा है, विल सी मैनी फर्स्ट, उसमें कुछ ऐसी चीज़ दिखने वाले हैं जो हमें पहली बार देखने को मिलेंगे। द लोकसभा एंड द राज्यसभा will alternate their seating to the members can spread over both chamber to ensure physical distancing necessitated by COVID-19 pandemic। तो बेसिकली यदि हम बात करें कि कुछ प्रमुख चीज़ें जो अब की बार पहली बार देखने को मिलेगी किसमें, जो सेशन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये एक लोकसभा और राज्यसभा का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अल्टरनेटिव क्रम में होगा। एक दिन लोकसभा की बैठक होगी, एक दिन राज्यसभा की बैठक होगी, जिससे डिस्टेंसिंग मेंटेन क्या रहे, मेंटेन रहे। साथ ही साथ यदि हम बात करें इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो हम जानते हैं कि अब की बार क्वेश्चन आवर्स भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे मीट मून नन ऑफ देम हैड अ क्वेश्चन आवर्स भी नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ प्रमुख मुद्दों पे कंसर्न कर रहा है कि किन किन मुद्दों पे इस बार चर्चा होनी चाहिए, कि उसने कहा है कि द गवर्नमेंट मस्ट बी हेड काउंटेड पार्लियामेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक बट दैट इज़ नॉट ऑल। को पेंडेमिक तो है, लेकिन कुछ प्रमुख बातों की चर्चा भी अब की बार के सेशन में होनी चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं कि जो अटेंशन है, जो डिलिब्रेशन बाय पीपल रिप्रेजेंटिविटी, जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहेंगे उनके द्वारा कुछ प्रमुख बातों को ध्यान देना चाहिए, उस बात को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि चाइना का एग्रेशन जो एलिसिव देखने को मिलता है, वो जो इकोनॉमिक फ्रंट है, जो जीएसटी जीडीपी की हालत है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो सेंट्रल रिफ्यूज, क्योंकि जिसने सेंट्रल के द्वारा जो रिफ्यूज कर दिया गया कमिटमेंट टू स्टेट, जो कंपनसेशन स्टेट को सेंटर देने वाली थी, इस बात से सेंटर ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये बेसिकली एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत कुछ प्रमुख आर्टिकल पिछले दिनों हमने स्टडी किया, तो इस पर भी बेसिकली चर्चा होनी चाहिए। साथ साथ में जीएसटी रिजीम की भी बातें होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो कमिंग इलेक्शन इन बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है उस पर बात होनी चाहिए, पेंडेमिक की बात होनी चाहिए, और साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है उस पर भी बातें होनी चाहिए, और इंडिया की जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो उनका संबंध है इस पर भी फुल डिस्कशंस होने चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस सेशन में होने चाहिए, और ये कुछ प्रमुख बदलाव हैं जो अब की बार के इस सेशन में देखने को हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए देखते हैं द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। आज का जो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली इस पर रिलेटेड है कि गिव अ फुल डिस्कशन ऑफ इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडिया और चाइना के बीच जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या जो भी उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड रहे हैं उनका फुल डिस्कशन करना है अबाउट 100 वर्ड्स में। इसको आप सभी लिखेंगे, अपनी राइटिंग स्किल में डेवलपमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये रहे आज के द हिंदू से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।